हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इजी नोट्स का एक्सप्लेनेशन चल रहा है। पेपर वन के लिए अभी हम एक्सप्लेनेशन लेकर चल रहे हैं। स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस टॉपिक से एसोसिएटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हें हम कवर करेंगे अब आने वाले दो वीडियोज में, 9th और 10th वीडियोज में। आज का वीडियो जो है वो 9th वीडियो है और नेक्स्ट में हम बचे हुए कुछ पार्ट्स को कवर करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मैंने बताया था शायद प्रीवियस वीडियो में, फिर भी एक बार और इस बार भी बताने की जरूरत है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो टॉपिक है वो एग्जामिनेशन में तीनों सेक्शन में क्वेश्चन प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा ये जो टॉपिक है, एक टॉपिक हमें नजर आ रहा है लेकिन एक पूरा ब्लॉक है आपके सिलेबस में, लास्ट ब्लॉक है। अगर आप नोटिस करेंगे, अपने सिलेबस को ठीक से देखा होगा तो ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 जो है वो पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग है, यानी उसके अंदर चारों यूनिट प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड टॉपिक्स की ही हैं। तो उन चारों यूनिट में जितने भी टॉपिक्स एग्जामिनेशन में मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और वो सभी यहाँ पर आपको दिए हुए हैं और उनको आपको कवर करना है, कुछ भी नहीं छोड़ के जाना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड में है क्योंकि यहाँ जो इस बार जो इजी नोट्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमने सीक्वेंस को मैनेज किया हुआ है। इससे आपको पता चलेगा कि हाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड में हमें पढ़ना है। तो बिना किसी डिले के आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये कुछ टॉपिक्स हम कोशिश करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, इतने तो हम करें ही आज के वीडियो में कवर। इतनी तो मेरी कोशिश ही है, एक्स्ट्रा भी हो जाता है, स्टेजेस भी हो जाती हैं तो अच्छी बात है। फिलहाल हम आ जाते हैं, पेज नंबर कहाँ आना है हमें, 54 पर। तो आ जाते हैं, देखिए हम सीधे वहीं पहुंच गए जहां से हमें आज की शुरुआत करनी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग होती क्या है? ये एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है। अगर जनरली भी किसी से पूछे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड ही प्रॉब्लम सॉल्विंग है। पर वो मेथड ही तो सब कुछ है जो हमें इसमें पढ़ना है। उस मेथड के ही अंदर हमें प्रोसेस को समझना है, कैसे छोटे छोटे प्रोसेसेस होते हैं अंदर जो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के कंप्लीट प्रोसेस को बनाते हैं। क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, चाहे कितनी छोटी हो चाहे कितनी ही बड़ी से क्यों ना, बड़ी से बड़ी क्यों ना हो, उसके अंदर कुछ स्पेस तो ऑक्यूपाई होता है, मतलब उसके अंदर कुछ सब स्टेप्स तो आते ही आते हैं। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसा मेथड है जिसके लिए हमें पर्सन की एबिलिटीज की तरफ भी देखना होता है। कोई पर्सन एक प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेता है, दूसरा पर्सन उसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं भी कर पाता है, तो यानी पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैटर करते हैं। तो बहुत सारी बातें होती हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे। फिलहाल प्रॉब्लम सॉल्विंग एक मेंटल प्रोसेस है जो कि किसी भी चैलेंज या किसी भी गोल के लिए सोल्यूशन फाइंड आउट करने में हमें हेल्प करता है। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, थिंकिंग ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन, सेलेक्टिंग द बेस्ट वन एंड अप्लाइंग इट। प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो मेथड है वो हम ऐसे कह देते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, मगर एक्चुअली में उस सोल्यूशन के अंदर हम कुछ कर रहे होते हैं। तो वो हम क्या क्या चीजें करते हैं? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना कि प्रॉब्लम है क्या, उसके पॉसिबल सोल्यूशंस के बारे में सोचना, उसमें से बेस्ट सोल्यूशन को सेलेक्ट करना और उसको अप्लाई करना। ये तो एक ऊपरी तौर पर हमने देख लिया, अभी इसके भी अंदर सब पार्ट्स हो जाते हैं। दिस प्रोसेस मे बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द टास्क। ये भी मैटर करेगा कि हमने पर्सन की तरफ से तो कहा कि पर्सन के लिए प्रॉब्लम छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन खुद में भी प्रॉब्लम का एक नेचर होता है कि किसी काम को करना कोई सिंपल टास्क हो सकता है, कोई बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो सकता है जो वास्तव में कोई भी पर्सन करने में उसको बहुत प्रॉब्लम आए। तो जो प्रॉब्लम होता है उसका खुद का नेचर भी मैटर करता है। पीपल यूज लॉजिक, क्रिएटिविटी, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज इंपॉर्टेंट इन डेली लाइफ, एजुकेशन, वर्क एंड रिलेशनशिप। इनफैक्ट ये तो कुछ ही डायमेंशन दिए हैं। हम दिन भर में न जाने कितनी ही प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं पर उसको नाम नहीं देते कि हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथड अप्लाई किया। पर हम दिन भर अपने जो भी टास्क करते हैं, जहां भी कोई सिचुएशन चैलेंजिंग होती है जो हमारे डेली रूटीन से डिफरेंट हो सकती है या हमारे लिए डिफिकल्ट हो सकती है, तो वहां पर हम क्या, वो हमारा मेथड ही होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स मेक बेटर डिसीजंस, ओवरकम ऑब्स्टिकल्स एंड रीच गोल। जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं तो बेटर डिसीजंस भी बनाते हैं, ऑब्स्टिकल्स को भी ओवरकम करते हैं, अपने गोल्स को हम गोल्स तक पहुंचते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ही वही हुआ। Effective problem solving often includes reflection, flexibility and evaluation to ensure the chosen solution works as expected. अब ये तो एक इंट्रोडक्शन हो गया। इस तरीके से जो आपको ये हेडिंग नजर आ रही है, ये एग्जैक्टली 10 मार्कर में पूछा गया टॉपिक है और मैंने आपको बोला कि ए बी सी तीनों में पूछा जा सकता है, तो बी में भी ये पूछा गया है। तो आप इसको 10 मार्कर या फिर 6 मार्कर दोनों के ही हिसाब से समझ के चलिए, लेंथ को उसी हिसाब से कम या ज्यादा करेंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि स्टेट नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग या राइट फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब एक चीज और है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के नेचर को डिफरेंट टॉपिक्स के संग में मर्ज करा गया है 10 मार्कर में। बहुत बार ऐसा हुआ है, ये अलग से, मतलब ये इतनी बार पूछा गया था जब मैं आपके नोट्स बना रही थी लॉन्ग बैक, काफी लंबे टाइम का काम है जो आपको नजर आ रहा है आज सामने। उस वक्त मैं नोटिस करी थी, मुझे लिटरली याद हो गया था कि हर एक साल
साल छोड़िए, हर एक 6 मंथ में जो आपके पेपर होते हैं उसमें नेचर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, नेचर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग हर जगह लगाया हुआ है। कहीं पे थ्योरी पूछी है, कुछ कॉन्सेप्ट पूछा है, उसके साथ नेचर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसीलिए यहाँ पे वैसे नेचर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमें और कुछ नया नहीं करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बताना है, उसके नेचर को बताना है, डिफाइन करना है कि उसमें क्या क्या होता है। तो जो इंट्रोडक्शन आपने पढ़ा ना वो भी इसमें यूज किया जा सकता है, बस हमने एक थोड़ा फॉर्मल तरीके से उसको लिख दिया था। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ गोल ओरिएंटेड कॉग्निटिव प्रोसेस। ये जो 4 लेटर हैं, 4 वर्ड हैं, सो सॉरी, ये 4 वर्ड मिलके हमें क्या बता रहे हैं कि सबसे पहली बात तो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर हम किसी गोल पे पहुंचते हैं। गोल पर पहुंचना हमारा ऑब्जेक्टिव होता है और ये कॉग्निटिव प्रोसेस होता है। इसका मतलब क्या हो गया, हम अपने दिमाग का यूज करते हैं, हम डिफरेंट मेंटल प्रोसेसेस का यूज करते हैं। It begins when a person faces a challenger or obstacles and wants to reach a solution. प्रॉब्लम सॉल्विंग कब शुरू होती है, जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम होती है। हम सॉल्व तो प्रॉब्लम को ही कर रहे हैं ना। तो जब कोई भी पर्सन कोई चैलेंज फील करता है, कोई ऑब्स्टिकल फील करता है, तो एक सोल्यूशन पर पहुंचने के लिए वो इस मेथड को अप्लाई करता है। दिस प्रोसेस इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, वही चीज़ है अभी बताया था कि क्या क्या हम करते हैं इसके अंदर, ये सब चीज़ें होती हैं। इट इज़ नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी बट मे इन्वॉल्व ट्रायल एंड एरर, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग। मतलब हम किसी काम को जब सॉल्व करते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, किसी काम को करते हैं, तो हो सकता है हम उसमें कुछ अनुमान लगाएं, हमें लगे कि ऐसा करके देखा जाए, क्योंकि कई बार हमें नहीं पता होता कि हमारे क्या करने से क्या हो जाएगा। तो कई बार हम गेस भी करते हैं, गेस करके भी देखते हैं कि क्या पता इससे कुछ सॉल्व हो जाए। उसी को हम ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं। तो ट्रायल एंड एरर का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम प्लानिंग करके भी चल सकते हैं, हम डिसीजन मेकिंग का भी प्रोसेस फॉलो करते हैं। डिसीजन मेकिंग बड़ा ही क्लोजली कनेक्टेड है प्रॉब्लम सॉल्विंग से, तो बार बार ये आपको नजर आएगा, अंडरस्टैंड करिएगा। The nature of problem solving also includes critical thinking and creative thinking. जब प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथड होता है तो उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग की बड़ी ज़रूरत होती है। मेरा सीरियसली दिल चाह रहा है कि मेरे स्टूडेंट मेरे सामने हो तो मैं खूब सारे क्वेश्चन पूछूं, क्योंकि ये थोड़ा डिस्कशन वाला टॉपिक है। इसमें मज़ा तब आता है जब सामने से आंसर्स आते हैं, फिर क्रॉस क्वेश्चन होते हैं, तब मज़ा आता है। यहाँ पे तो सब कुछ अकेले मुझे करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, मैं आपके बिहाफ पे बता देती हूँ कि क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्विंग में ज़रूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसका रीजन ये है कि पहले क्रिएटिव की बात करते हैं, आसानी से समझ में आएगा। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब ये हो गया आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और कुछ हमने यूनिक तरीके से करने की कोशिश की, तो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है, हमारी चांसेस हाई होते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है वो सोचना जो और नहीं सोच सकते, डीपर में जाके सोचना, उस सिचुएशन की और गहराई में जाना और परतों से हटाते जाना, उसके तह तक जाने की कोशिश करना, तो वो क्रिटिकल थिंकिंग होती है। तो जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करेंगे तो चांसेस हैं कि हमारी प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व होगी। प्रॉब्लम सॉल्व हो भी सकती है, जैसे जनरली क्या होता है, आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसको ऊपरी ऊपरी बातें बताई, हाँ ऐसा ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना, बात खत्म। वो एग्जीक्यूट करता है, उसको फायदा हो ना हो बात की बात है। लेकिन जब आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, यही है हमारे क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट। यानी जब आपने उसमें इन्वॉल्व हुए, आपने उस प्रॉब्लम को सीरियसली लिया, यानी उस पर्सन की प्रॉब्लम को अपनी तरह समझा, तो फिर क्या होगा, एक अच्छी प्लानिंग, एक अच्छा मैप आप बना के दे पाएंगे। Depending on type of problem, it often requires using past experience, knowledge and logical reasoning. अब आप खुद ही सोचिए कि हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारे एक्सपीरियंसेस, पास्ट एक्सपीरियंस जितने ज़्यादा होंगे, जिस काम का आपको एक्सपीरियंस होगा उसमें गलती उतनी ही कम होगी। तो क्या होता है, जब हम किसी और पर्सन की हेल्प मान लीजिए हम कर रहे हैं, तो हमारे पास उस चीज़ का एक्सपीरियंस है, तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हम उसकी हेल्प करेंगे और अपनी भी करेंगे। अगर हमसे भी सिमिलर मिस्टेक हो जाएगी तो हम उसे तुरंत करेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास उस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा। नॉलेज प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जिस बात से संबंधित समस्या है, जिस चीज़ से एसोसिएटेड प्रॉब्लम है, अगर उस चीज़ के बारे में हमें नॉलेज है तो हम उस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको एक बहुत फनी एग्जाम्पल देने वाली हूँ, क्लास का मूड थोड़ा लाइट करते हैं। जैसे मैं स्कूटी लेके अक्सर निकलती हूँ, तो मुझे लिटरली कोई नॉलेज नहीं है उसकी कि कहाँ पे क्या होता है, कुछ नहीं, बस मैं उसको चलाती हूँ और वो चलती है। अब अगर वहाँ उस स्कूटी में रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं तो इसको स्टैंड पे लगा के खड़ी हो जाती हूँ, मुझे पता है बहुत सारे लोग हेल्प करने आ जाएंगे, क्योंकि मुझे उस फील्ड की कोई नॉलेज नहीं है। इसीलिए मेरे पास उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ही नहीं है, सिवाय इसके कि मैं सिंपैथेटिक वे में खड़ी हो जाऊँ और लोग मुझे हेल्प कर दें, आके कर भी देते हैं, अक्सर ऐसा होता है। तो अगर मेरे पास उस चीज़ की नॉलेज होती तो मैं वैसे भी मैकेनिक नहीं बन जाती, लेकिन फिर भी एटलीस्ट मुझे पता होता कि उस प्रॉब्लम के संग टैकल कैसे करना है ना। तो जिस चीज़ की हमें नॉलेज होती है, नॉलेज बहुत बड़ा कंपोनेंट है, जिस चीज़ की आपको नॉलेज होगी उस एरिया में आपको कोई डिफीट कर नहीं पाएगा।
इसीलिए मैं ये एक बात भी कहती हूँ, जनरली यहाँ कहने का मन कर रहा है एज ए टीचर, कि आप जिस भी फील्ड में वर्क करें उसकी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लें। जो हमारा आज का समय चल रहा है वो ऐसा है कि आप जिस भी स्किल को हासिल करें, किसी भी फील्ड में वर्क करें, उस स्किल के साथ साथ उसमें नॉलेज को ज़रूर एनहांस करें, क्योंकि बदलते समय के साथ साथ चीज़ों में इतना बदलाव आ रहा है कि अगर आप उससे अपडेटेड नहीं रहेंगे और आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप सिर्फ स्किल का कुछ नहीं कर पाएंगे, आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एज ए टीचर भी मैं आपको ये बात बोल रही हूँ। और लॉजिकल रीजनिंग भी ज़रूरी है। लॉजिकल रीजनिंग तो ज़रूरत है ही, हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, और अगर हम लॉजिकल होके करेंगे ना तो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होगी। किसी भी प्रॉब्लम के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, उसको लॉजिकली सॉल्व करना या उसको इमोशनल लेवल पे सॉल्व करना। अभी इमोशनल लेवल पर वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़्यादा होती हैं जो हमारे आपके बीच की बातचीत होती है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो हमें इमोशनल लेवल पे हर्ट कर रही है, वहाँ लॉजिकल और इमोशनल का हमें सोचना पड़ता है। अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम लॉजिकली ही सॉल्व होती है, उसमें इमोशनल कंपोनेंट डिपेंड करेगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए, मैं कहाँ से कहाँ आपको ले गई, फिलहाल कुछ अच्छा ही समझा होगा आपने। तो कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जिनका क्लियर पाथ होता है, लेकिन कुछ में फ्लेक्सिबल अप्रोचेस यूज करनी पड़ती हैं। जैसे कुछ तो हमें साफ दिख रहा है कि ऐसा करने से ऐसा होगा, लेकिन कुछ ऐसा है कि कुछ पता ही नहीं है कि कैसे होगा, तो उसके बारे में हमें फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैन हैपन इंडिविजुअली और इन ग्रुप्स एंड इट प्लेज अ की रोल इन लर्निंग। कि सब नेचर में चल रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का नेचर है ये, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कभी ग्रुप्स में भी हो सकती है, कभी इंडिविजुअली भी हम कर सकते हैं, और लर्निंग में भी इसका रोल होता है। अडेप्टिंग टू चेंज एंड अचीविंग सक्सेस, ये सब चीज़ों में इसका रोल होता है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स इवेल्युएशन ऑफ द आउटकम विच हेल्प्स इम्प्रूव फ्यूचर प्रॉब्लम सॉल्विंग एफर्ट्स। जो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथड होता है, इसमें इवेल्युएशन भी इंपॉर्टेंट होता है। मतलब हमने प्रॉब्लम सॉल्व करी, पर कितना हमने एक्वायर किया। आपने अपने दोस्त की मदद की, ठीक है, अब आपने अपने दोस्त की मदद की तो आपको तो लगा कि मैं जो बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ, लेकिन जो वो मेथड आपने फॉलो किया या जो भी आपने उसमें चीज़ें करी, उसके हिसाब से उसका रिजल्ट नहीं आया, तो आपने इवेलुएट किया कि ये कहीं तो मुझ में कमी रह गई, जो इस मेथड में मैंने कमी छोड़ दी, तो उसको आप ध्यान देते हैं अगली बार। मैं नेचर पर ही इतना डिटेलिंग कर रही हूँ, फिर मेरे ख्याल से आपको अच्छा भी लग रहा होगा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, मैं काफ़ी फास्ट चलने वाली हूँ क्योंकि मैंने इतना समझा दिया है प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में कि अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप इससे भी ज़्यादा लिख के आ जाएंगे एग्जाम में। क्या हम ये बात नहीं कर चुके हैं? आई मीन मैं आपसे पूछ तो रही हूँ लेकिन आंसर भी खुद ही दूंगी, डोंट वरी। कि प्रॉब्लम सॉल्विंग गोल ओरिएंटेड होती है, किसी गोल को, किसी ऑब्जेक्टिव को लेके हम चलते हैं। ऑफ कोर्स एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, क्योंकि हमारी मेंटल एक्टिविटीज का की इसमें ज़रूरत होती है। इसमें डेफिनेटली ऑब्स्टिकल्स होंगे, वो प्रॉब्लम ही क्या जिसमें ऑब्स्टिकल्स ना हो, और जब ऑब्स्टिकल्स है ही नहीं तो प्रॉब्लम ही कहाँ रह जाती है। वो अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। अगर प्रॉब्लम को हमने सही से समझा नहीं है तो वो, अगर कहते हैं ना कि प्रॉब्लम अगर आधी समझ ली तो फिर वो आधे से ज़्यादा सॉल्व हो जाती है, अगर प्रॉब्लम पूरी समझ ली तो आधे से ज़्यादा सॉल्व हो जाती है। गलत बोला मैंने पहली बार में, करेक्ट किया। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसा नहीं है कि पहले कुछ करा फिर कुछ और करा फिर कुछ और करा, नहीं, स्टेप बाय स्टेप हम इसमें चलते हैं। ये सिंपल भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो ये वही पॉइंटर्स हैं जो ऊपर के पैराग्राफ में से निकाले गए हैं, कोई नई बात नहीं है। डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है इसमें, यानी कि हमने जो भी सोल्यूशन चूज किया, मोस्ट इफेक्टिव चूज करना हमारी इस कैपेबिलिटी को दिखाएगा कि हम प्रॉब्लम को कितना अच्छा सॉल्व कर पाएंगे। सोल्यूशन तो बहुत सारे थे हमारे पास, पर हमने ऐसा चूज कर लिया जो सबसे वर्स्ट था, बेकार था, तो मतलब हमारी डिसीजन मेकिंग पुअर है। तो हमारी डिसीजन मेकिंग इससे कनेक्टेड है। मैं कह भी रही हूँ आपसे कई बार ये बात कि डिसीजन मेकिंग मैटर करती है। यूजेस प्रायर नॉलेज, इस पर तो मैंने पूरा लेक्चर ही दे दिया आपको कि नॉलेज की कितनी ज़रूरत होती है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है, कई बार हमें स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ सकती है बीच रास्ते में, क्योंकि जो हम मेथड से चल रहे थे वो सक्सेसफुल होता नहीं दिख रहा है। ये हमेशा इवैल्यूएशन पे एंड होती है, क्योंकि हमें ये देखना होता है कि जो हमने द आउटकम इज रिव्यू टू चेक इफ द आगे कुछ है नहीं, शायद कुछ गलती से रह गया है तो मैं लिख ही देती हूँ। द आउटकम इज रिव्यू टू चेक इफ द प्रॉब्लम, आप भी लिख लीजिएगा, मेरे ख्याल से आपके में भी नहीं होगा बट मैं करेक्ट करवा दूंगी। इफ द प्रॉब्लम हैज मेट इट्स रिक्वायरमेंट, मतलब अपनी लैंग्वेज में आप लिख लीजिए, है ना। अब जो भी इसकी नीड्स थी या जो भी इसकी रिक्वायरमेंट्स थी, क्या वहां तक प्रॉब्लम पहुंची या नहीं पहुंची, है ना। कुछ भी इस तरीके का स्टेटमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इवैल्यूएशन के साथ में बात खत्म होती है। अब आते हैं वेल डिफाइंड एंड इल डिफाइंड प्रॉब्लम। कुछ टाइम से थोड़ा नहीं पूछा गया है ये टॉपिक, लेकिन आप समझिए जरूर, ये इंपॉर्टेंट है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। दो टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, अगर क्वेश्चन आ जाए टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम,
तो यही लिख के आना है, ठीक है, ये भी जान लीजिए। वेल डिफाइंड और इल डिफाइंड इतनी सिंपल है ना, दोनों इतनी आसान है कि आप सोचेंगे यही आ जाए एग्जाम में तो ज्यादा अच्छा है, ऐसा सोचेंगे आप लिटरली। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम पूछ ली जाए तो आपको यही लिख के आना है कि वेल डिफाइंड और इल डिफाइंड प्रॉब्लम क्या होती है। जैसे अभी मैंने एक स्टेटमेंट बोला था, मैंने भी कहीं पढ़ा था कि जब हम प्रॉब्लम को पूरा समझ लेते हैं अच्छे से तो आधी प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाती है। वही कहानी वेल डिफाइंड और इल डिफाइंड के केस में है कि प्रॉब्लम डिफाइंड कैसे है। मैंने कोई क्वेश्चन बोला आपको और इस तरह से बोला कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो 100% आपकी तरफ से आंसर आना बहुत मुश्किल है, राइट। लेकिन मैंने इतना क्लियर कट क्वेश्चन पूछा तो आपके माइंड में सीधा वो क्वेश्चन आएगा, सीधी सीधी बात है, एकदम समझ में आ रहा है कि क्या पूछा गया है। वही है वेल डिफाइंड और इल डिफाइंड। आइए आगे और पढ़ते हैं। प्रॉब्लम कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू मेन टाइप्स, वेल डिफाइंड एंड इल डिफाइंड। मैंने आपको बोला टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम आ जाए तो यही लिख के आना है। अंडरस्टैंडिंग दिस डिफरेंस हेल्प इन चूजिंग द राइट अप्रोच टू सॉल्व देम। एक चीज और बता दूं बीच में कि मैंने आपको ये तो बोला कि टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम आ जाए तो ये लिख के आना है, जरूरी नहीं है टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम में ये नाम देके पूछें कि टाइप। ऑब्वियसली आप जानते होंगे, मुझे लग रहा है मैं कुछ ज्यादा सिली बात कर रही हूँ, लेकिन अगर सिर्फ टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम भी एग्जाम में पूछा गया है तो मतलब वेल डिफाइंड और इल डिफाइंड की ही बात हो रही है, भले ही उनका क्वेश्चन में जिक्र नहीं है। क्लियर, ये मैं कहना चाह रही थी आपसे। तो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स हैव क्लियर गोल्स, known rules and a definite solution. These problems usually follow a step-by-step method. For example, solving a math equation or assembling furniture with instructions are well-defined problem. You know what the problem is, how to solve it, and what is the correct answer. मतलब इसमें हमें सीधा सीधा चलना है, इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं, क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्लियर है और जो पाथ है वो भी एकदम स्मूथ और स्ट्रेट है। इसके कई एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कभी हम अपने घर में कोई फर्नीचर मंगाते हैं, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट मंगाते हैं जिसे हमें असेंबल करना होता है, तो उसकी बुकलेट में इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, हम उसे फॉलो करते जाते हैं और वैसा ही हम कर देते हैं, तो वो वेल डिफाइंड का एग्जाम्पल है। वेल डिफाइंड के जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी खासियत क्या है, हमने यहाँ पे भी मेंशन कर दिया है कि बड़ी क्लियर है, प्रॉब्लम बहुत क्लियर होगी, स्ट्रक्चर बहुत क्लियर होगा, उसका बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में बनी होगी और उसका आंसर भी एक ही होगा। एक आंसर का मतलब कोई सिंगल वैल्यू की बात नहीं हो रही है, सिंगल पाथ भी हो सकता है। किसी मैथ इक्वेशन को सॉल्व करना, जैसे हमने इसको सॉल्व करा तो गोल क्लियर है, स्टेप्स भी डिफाइन है, मैथ्स के क्वेश्चन सभी वेल डिफाइंड में आते हैं। कोई क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करनी है तो फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग क्लूज, तो हमें दिख रहा है कि रूल्स क्लियर हैं, है ना, आपको दिया होता है कि फिल इन द ब्लैंक इन वर्ड्स में से चूज करके इसमें फिल अप में फिट करो, तो वहां पे आंसर लॉजिकली फिट हो जाते हैं। जैसे आपको कहा गया है कि मतलब आपके पास 5 फिल इन द ब्लैंक दिए होते हैं, होता था ना बुक में बचपन में, याद करिए, आपको याद आता होगा आपको। तो आप में से कुछ लोगों के तो बच्चों की बुक में भी होगा ये चीज कि ऊपर 5 वर्ड्स दिए हैं, नीचे 5 फिलअप्स दिए हैं, तो समझ में आता है कि ये इसमें आएगा पर ये औरों में नहीं आ सकता, तो क्लैरिटी होती है वहां पे। वो सब एग्जाम्पल जो है इसके हो जाते हैं। अब इल डिफाइंड में क्या होता है, इल डिफाइंड में जो क्वेश्चन होते हैं या प्रॉब्लम होती है वो बहुत ओपन एंडेड होती हैं, दे डू नॉट हैव अ क्लियर गोल और फिक्स मेथड टू सॉल्व देम। जैसे मैंने आपसे कहा मेरा क्वेश्चन है जो कि इल डिफाइंड प्रॉब्लम तो नहीं है पर इल डिफाइंड सोल्यूशन जरूर बना देता है ये। अगर मैंने आपसे पूछा कि आपको क्या लगता है जिंदगी में क्या हासिल करने के बाद इंसान सबसे ज्यादा खुश रहता है, मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं और किसी का भी आंसर मैं गलत नहीं कह पाऊंगी। तो ये जो प्रॉब्लम है ना ये पुअरली कंस्ट्रक्टेड है, ये हमसे सीधा आंसर नहीं ले रही है। ये जो क्वेश्चन है ये अब आपको लगेगा कि क्वेश्चन तो सही पूछा है मैम ने, पर आपके माइंड में जो आंसर है उसके हिसाब से ये सही है। दूसरा आपके ही आंसर को कह सकता है कि नहीं मैं तो इस पॉइंट पर एग्री नहीं करता, मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। तो ऐसे जहां पर भी कुछ ऐसी स्टोरी टेलिंग होगी या कोई ऐसी बात जिस जो हाइपोथेटिकली क्रिएट हो रही है जिसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, वो इल डिफाइंड प्रॉब्लम का एग्जाम्पल होती है। दे डू नॉट हैव अ क्लियर गोल और फिक्स्ड मेथड टू सॉल्व देम, द इन्फॉर्मेशन में बी इनकम्प्लीट एंड द सोल्यूशन में वेरी डिपेंडिंग ऑन द पर्सन सॉल्विंग इट। भी मैंने बोला ना, मैंने पूछा कि वो क्या चीजें होनी चाहिए जिंदगी में जिन्हें पाने के बाद इंसान को सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। तो अब क्या है, ये आपको लग रहा है कि भाई नॉलेज पाने से ज्यादा खुशी मिलती है, सक्सेस पाने से खुशी मिलती है, किसी को लग रहा है पैसा पाने से खुशी मिलती है, किसी को लगता है रिलेशनशिप में सक्सेसफुल हो जाओ उससे खुशी मिलेगी। सबकी खुशियों के पैरामीटर्स अलग अलग हैं, तो यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल हो जाता है। बहुत है, राइटिंग अ स्टोरी, डिजाइनिंग अ मार्केटिंग कैंपेन, किसी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना, ये सब वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है। यहाँ पे मैनी पॉसिबल आंसर्स होते हैं और हर एक पर्सन टू पर्सन ये वेरी कर जाते हैं। इल डिफाइंड में ओपन एंडेड होना इसकी सबसे बड़ी खासियत है, मतलब कितना भी इलेबोरेटिव हो सकता है, मेरी मर्जी में 2 घंटा लेक्चर दूं इस टॉपिक पे, आपकी मर्जी आप 2 बातों में बात खत्म कर दें। इसके मल्टीपल सोल्यूशंस होते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, और अनक्लियर होगा,
क्वेश्चन से ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं दिखेगा, जैसे अभी मैंने जो क्वेश्चन पूछा वो आपको दिख रहा है कि बात तो साफ साफ पूछी जा रही है, लेकिन वो आंसर उसके और भी हो सकते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए जो अभी हमने पढ़े। सिंपल है ना, वेल डिफाइंड इल डिफाइंड। तो समराइज कर देंगे कि वेल डिफाइंड प्रॉब्लम में जो चीजें होती हैं वो क्लैरिटी के साथ होती हैं, इल डिफाइंड में ऐसा होता है वैसा होता है, और जो भी है अपने हिसाब से आप अपनी लैंग्वेज में इसको कर देंगे, खत्म हो जाएगा। आता है टेक्निक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैंने इल डिफाइंड वेल डिफाइंड को बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कहा था, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं हर टॉपिक वैसा कहती हूँ, लेकिन क्या कहूँ मैं, क्योंकि आपके लिए जो इजी नोट्स है ना वो ऑलरेडी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का ही कॉम्बिनेशन है, मतलब कलेक्शन है आई शुड से। और आपने देखा है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इसी में से आते हैं, तो फिर अब सब कुछ इंपॉर्टेंट ही कहा जाएगा। लेकिन हाँ, ये टेक्निक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी में से टॉपिक देगा। सी मतलब अभी मैं बताऊंगी कैसे टॉपिक बनते हैं बी और सी में से, पर एक छोटा सा ब्रेक मुझे अभी चाहिए फिलहाल। अभी कभी कभी तो मैं बीच बीच में आप लोगों के संग बोलते बोलते ही बीच में पानी पी लेती हूँ, अगर मुझे थोड़ा सांस लेने के लिए भी एक्स्ट्रा 1 मिनट चाहिए होता है, वो मैं अब लेने जा रही हूँ। तो आपसे मिलती हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए तो वापस आ जाती हूँ मैं क्लास में। और हम बात कर रहे थे टेक्निक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग की, शुरुआत नहीं की थी अभी हमने, जैसे इतना डिस्कस किया था कि बी और सी सेक्शन में इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे मैंने अभी बताया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक प्रोसेस है, इसके अंदर कुछ डिफरेंट मेथड्स होते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम किस टाइप की है इस पर डिपेंड करेगा कि हम उसके अंदर कौन सा मेथड अप्लाई करने वाले हैं, राइट। तो कुछ मेथड्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जो काफी पॉपुलर हैं और जो हमें इसमें लिखनी होती है एग्जामिनेशन में, वो उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो अल्गोरिदम एंड ह्यूरिस्टिक हैं, जो कि सी सेक्शन में अलग से भी पूछ ली जाती हैं। अल्गोरिदम या ह्यूरिस्टिक कोई एक मेथड पूछा जा सकता है सी सेक्शन में, तो उसी वजह से सी सेक्शन का भी टॉपिक बन जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ थिंकिंग प्रोसेस दैट हेल्प्स अस हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशंस और आंसर क्वेश्चंस इन डेली लाइफ, स्कूल और वर्क। सेवरल टेक्निक्स हेल्प अस सॉल्व प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली, जिसमें से दो मेजर हैं अल्गोरिदम एंड ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटेजीज, लेकिन इसके अलावा भी हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। पहले समझते हैं कि अल्गोरिदम क्या होता है। एन एल्गोरिदम इज अ फिक्स्ड स्टेप बाय स्टेप मेथड यूज्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आप में से कभी भी कोई मैथ्स बैकग्राउंड का रहा है तो आप एल्गोरिदम से बड़े जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे। अगर नहीं रहे हैं तो वो मैं कनेक्ट कर दूंगी, फिक्र ना करिए आप बिल्कुल भी। एन एल्गोरिदम इज अ फिक्स्ड स्टेप बाय स्टेप मेथड यूज्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, क्योंकि मैथमेटिक्स में ये होता है कि अ, बल्कि मैं आप लोगों से क्यों कह रही हूँ कि आप मैथ्स के हैं या नहीं, आप लोग एमए फर्स्ट ईयर में हैं और स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ेंगे, या फिर आप में से कुछ लोग पढ़ चुके होंगे या पढ़ रहे होंगे, तो आपने देखा है ना कि उसमें स्टेप को ही हमें फॉलो करना होता है और न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते जाते हैं, तो वो एल्गोरिदम का ही एग्जाम्पल है। तो अब तो बहुत आसान हो गया मुझे आपको एक चीज एक्सप्लेन करना। तो क्या होता है, जब हम स्टेप फॉलो करते हैं तो हमारा राइट आंसर आता है हमेशा। अगर हमसे कहीं स्टेप में गड़बड़ हो जाए, बीच स्टेप में कोई भी एक जगह पर हमारे फॉर्मूला गलत लग जाए, कैलकुलेशन गलत हो जाए, तो हमारा आंसर भी गलत हो जाता है। दिस मेथड इज लाइक फॉलोइंग अ रेसिपी टू बेक अ केक और यूजिंग फॉर्मूला टू सॉल्व अ मैथ इक्वेशन। कोई बेकिंग का हो गया, कुकिंग रिलेटेड हो गया, या किसी भी मेथड को फॉलो करते हुए जब हम किसी चीज को कर रहे होते हैं, तो अगर उस मेथड में कहीं पर भी प्रॉब्लम आ जाएगी तो वो पूरा चीज ही गलत हो जाएगी। तो ये देखिए कुछ एग्जाम्पल दे दिए। ये जो एल्गोरिदम है वो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम में जहाँ पे एक ही करेक्ट आंसर होता है उनमें ज्यादा यूजफुल होती है, तो अल्गोरिदम का हम वहां पे यूज करते हैं। लेकिन इसकी लिमिटेशन भी है, ये स्लो हो सकती है, कई बार रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के लिए उतनी प्रैक्टिकल ना हो या बहुत कॉम्प्लेक्स लगने लगे। जैसे आपने किसी को कभी सुना होगा ऐसा कहते हुए कि अरे यार वो जितनी आइडियलिस्टिक बातें कर रहा है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है करना, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो जो आइडियलिस्टिक बातें हैं वो हम जब रियल सिनेरियो में आते हैं तो वहाँ चीजें नहीं हो पाती। जैसे कई बार होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऑर्डर्स आते हैं, तो वो ऑर्डर्स जो बनते हैं वो अगर उनको जमीनी तौर पर अप्लाई किया जाए तो वो प्रैक्टिकली हो नहीं पाते हैं। तो ऐसे में उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चल ही नहीं सकते, तो वो सब एल्गोरिदम के एग्जाम्पल हैं कि वो एक ऐसा मेथड हो गया जिसको आप अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो हमारे उस क्राइटेरिया से मीट ही नहीं कर रहा है। तो ये सब एल्गोरिदम के लिमिटेशन हो जाते हैं कई बार कि अगर अगर आप एल्गोरिदम का मेथड वहां यूज कर रहे हैं जहां पर वो हो नहीं सकता, तो ऐसे में वो प्रॉब्लम, इसकी लिमिटेशन हो जाती है, एक प्रॉब्लम बन जाती है। ह्यूरिस्टिक मेथड क्या है, एक मेंटल शॉर्टकट है, एक सिंपल रूल है जो हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। इससे ये तो गारंटी नहीं है कि परफेक्ट आंसर मिलेगा, लेकिन ये एल्गोरिदम से फास्टर होता है, इतनी गारंटी होती है। जैसे कि गेसिंग अ पासवर्ड बेस्ड ऑन पास्ट हैबिट्स,
ये कहाँ पर यूज़फुल है? जहाँ पर हमें एवरीडे डिसीजंस लेने होते हैं जिनका कोई क्लियर सॉल्यूशन नहीं होता। अच्छा, होता क्या है कि रियल डेली लाइफ की हम बात करते हैं, तो होता क्या है कि हमारे सामने कई सारी ऐसी सिचुएशंस होती है जिन पे हमें अज़म्पशन करना होता है, अज़्यूम करके चीज़ें करनी पड़ती हैं, ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है। ट्रायल एंड एरर तो अपने आप में अलग से मेथड भी अभी पढ़ेंगे, लेकिन ट्रायल एंड एरर तो नहीं कहेंगे, बट एक अज़म्पशन कह सकते हैं। तो वो जब हम ऐसा करते हैं, तो 2 बातें हो सकती हैं, या तो हमारा तुक्का लग जाएगा या हमसे मिस्टेक हो सकती है। तो जब मिस्टेक होती है तो वही इसकी लिमिटेशन हो सकती है कि शॉर्टकट हमेशा सॉल्यूशन का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता। ह्यूरिस्टिक जो है वो एक शॉर्टकट का तरीका है कि हमने किसी प्रॉब्लम को शॉर्टकट वे में करा, स्मार्ट वे में करा। और लेकिन इसमें एक चीज़ और होती है, मैं आपको ये बता दूँ कि जब हम शॉर्टकट अप्लाई कर रहे होते हैं तो हमारा माइंड जो है ना काफ़ी हद तक उस चीज़ के लिए एग्री करता है, हम तभी करते हैं। हम कभी भी वो शॉर्टकट अप्लाई नहीं करेंगे जिसमें हमें रिस्क के चांसेस ज़्यादा लगते हैं। नहीं करता है ऐसा कोई भी। जहाँ पर जो रेशियो है वो 50 से ऊपर जा रहा होता है ना, वहीं पर हम सोचते हैं कि हाँ, इसे करके देखते हैं। लेकिन अगर उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए और फिर वो हमारा फेल हो जाए तो अलग बात है। तो ह्यूरिस्टिक मेथड से ये हमें फ़ायदा होता है। अब ह्यूरिस्टिक के अंदर ही ट्रायल एंड एरर आता है, मीन एंड एनालिसिस आता है और वर्किंग बैकवर्ड आता है। इसके ही 3 टाइप हैं कि हमने ट्राई किया और एरर हो गई, तो ट्रायल एंड एरर मेथड हो गया। जब कई ऑप्शन हमने ट्राई किए जब तक एक काम नहीं करता। मीन एंड एनालिसिस में क्या होता है कि हम बड़ी प्रॉब्लम को छोटे पार्ट में डिवाइड, मतलब छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर एक-एक स्टेप पे एक-एक करके चलते हैं। वर्किंग बैकवर्ड, अब हमने क्या किया, कई बार ऐसा होता है कि हमें दिख रहा होता है कि इसका तो रिजल्ट ये आना है, तो हमने उल्टा चले मतलब सोल्यूशन से प्रॉब्लम की तरफ नहीं चलेंगे। मतलब हमने पहले ये देख लिया कि हमें जाना कहाँ तक है और उसके बाद हम वहां से चले। एक तो होता है कि हमने प्रॉब्लम सॉल्व करनी शुरू करी पर हमें पता नहीं है कि एंड क्या होगा। हमने गोल डिसाइड तो किया, लेकिन हम श्योर नहीं है उसको, लेकिन अभी क्या सिचुएशन है, हम श्योर है कि यही होगा, और तब हम उसके हिसाब से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगते हैं। तो वो वर्किंग बैकवर्ड कहलाता है। इसमें हम स्टार्टिंग पॉइंट से शुरुआत वही करते हैं। लिखा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द गोल एंड ट्रैकिंग बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, तो मतलब ये नहीं है इस लाइन का कि सोल्यूशन से हम प्रॉब्लम की तरफ पहुंच जाते हैं। पहुंचते प्रॉब्लम से ही सोल्यूशन की तरफ है, लेकिन हमें पता होता है कि किस स्टेप के बाद क्या स्टेप आएगा। इनसाइट, इनसाइट एक सडन रियलाइजेशन होता है सोल्यूशन का। इनसाइट का मतलब होता है सूझबूझ। तो कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम अपने आप को रिलैक्स अगर छोड़ दें तो एक अच्छा आइडिया जनरेट हो जाता है। आप देखिएगा कभी भी आप बहुत ज्यादा सोचते सोचते किसी चीज पर वर्कआउट करते करते अगर थक जाए तो आप उसको पूरा छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाइएगा और फिर आपका माइंड आपको बहुत अच्छा सोल्यूशन देगा। यही इनसाइट कहलाता है। It often happens after thinking about a problem for some time and then taking a break. The answer comes suddenly like a light bulb moment. अब आप ऐसा मत करिएगा कि आप सोचेंगे कि अब अरे छोड़ो इसको, अब तो अपने आप ही आइडिया आएगा कहीं से। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपका माइंड ऑलरेडी उस पर इतना वर्कआउट कर चुका होता है कि आप कर करके अपने माइंड को इतना फीड कर चुके होते हैं। तो फिर जब आप एकदम से छोड़ते हैं ना, तो उन्हीं में से कहीं कोई आइडिया आपको क्लिक कर जाता है। आपका माइंड जो है वो कंटिन्यूस वर्किंग में होता है। यू सडनली रिमेंबर वेयर यू लॉस्ट योर कीज आफ्टर रिलैक्सिंग। प्रॉब्लम्स दैट नीड क्रिएटिविटी और अ न्यू पर्सपेक्टिव, तभी ये जरूरत होती है कि हम कुछ बहुत क्रिएटिव सोचना चाह रहे हैं, किसी चीज पे वर्क करना चाह रहे हैं, कुछ यूनिक सोचना चाह रहे हैं पर नहीं सोच पा रहे। बहुत मेहनत करने के बाद जब हम हार जाते हैं, ये कहते हैं छोड़ देते हैं उसको, तब वहां से हमारा दोबारा से कम बैक होता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है कि ब्रेन्स, डिफरेंट ब्रेन्स की स्टॉर्मिंग होना, यानी मल्टीपल आइडियाज क्रिएट करने की कोशिश करना, यानी एक पॉइंट पर मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे सोचना। ब्रेन स्टॉर्मिंग मल्टीपल लोग मिलके भी कर सकते हैं, जैसे एक टीम मीटिंग होती है, वहां पे किसी प्रोडक्ट का नाम रखना है तो उस पर सब लोग अपने अपने आइडियाज देते हैं और वो ब्रेन स्टॉर्मिंग कहलाती है। इंडिविजुअल भी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो सकती है कि आप किसी चीज के बारे में मल्टीपल आइडियाज सोच रहे हैं, तो वो ब्रेन स्टॉर्मिंग है। मतलब आप अपने माइंड को चैलेंज कर रहे हैं कुछ नया, कुछ यूनिक सोचने के लिए। तो किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, ऑल पॉसिबल टॉपिक्स के बारे में सोचना, ज्यादातर ये ग्रुप वर्क में, क्रिएटिविटी में, ओपन एंडेड प्रॉब्लम में यूजफुल होता है। एनालॉजिकल थिंकिंग, एनालॉजिकल थिंकिंग इन्वॉल्व सॉल्विंग अ न्यू प्रॉब्लम बाय कंपेयरिंग इट विद अ सिमिलर वन यू हैव सॉल्व्ड बिफोर। जो एनालॉजिकल थिंकिंग होती है उसका मतलब ये हो गया कि आपने पहले वैसे कभी करा है तो आप उसका कंपैरिजन माइंड में करते हैं कि ये इतना हद तक ऐसे ठीक थी तो वैसा करने पे कैसा होगा। तो उसका कंपैरिजन करने की वजह से आपको एक आइडिया लग जाता है कि कितना, किस किस हिसाब से मुझे चीजें करनी है। इफ यू फिक्स्ड अ ब्रोकन चेयर यूजिंग ग्लू, यू माइट सी द सेम आइडिया टू फिक्स अ ब्रोकन फोटो फ्रेम। तो सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम मेथड अप्लाई करते हैं वो एनालॉजिकल थिंकिंग कहलाती है। यहाँ पे हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस का यूज करते हैं। तो जो गुड प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं उन्हें पता होता है कि कौन सी टेक्निक कहाँ पर यूज करनी है, एल्गोरिदम यूज करनी है, ह्यूरिस्टिक करनी है, इनसाइट, ब्रेनस्टॉर्मिंग,
और प्रॉब्लम के नेचर पर ही डिपेंड करेगा, यूज करने वाले पर्सन पर भी डिपेंड करेगा कि वो किस तरह से यूज कर पाता है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसको कवर करेंगे, इसको भी लेते हैं आज के वीडियो में और बस यही एंड करेंगे इस टॉपिक के साथ में। तो कौन कौन से वो फैक्टर है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अफेक्ट करते हैं? देखिए कई सारे फैक्टर हो सकते हैं। जैसे एक टॉपिक पे मैंने बिगिनिंग में ही बात की थी कि इंडिविजुअल फैक्टर, यानी हमारी तरफ से क्या हमारे क्या इनपुट्स हैं, हमारे क्या एफर्ट्स हैं, हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या हैं, ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग पे अपना इम्पैक्ट डालते हैं। तो वो इंडिविजुअल फैक्टर हो गए। फिर कॉन्टेक्चुअल फैक्टर और प्रोसीजरल फैक्टर ये भी आते हैं, यानी जो हमारा नेचर ऑफ द प्रॉब्लम है वो कैसा है, और प्रोसेस में भी तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहां वो फैक्टर भी हो सकते हैं। तो इन सबको सिंपल टर्म में अंडरस्टैंड करते हैं, 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया। इंडिविजुअल फैक्टर तो बड़ा क्विकली हो जाएंगे। देखिए आपको पता है कि हर पर्सन की कुछ अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं, वो अपनी अपनी मानसिक योग्यता से ऊपर जाके काम नहीं कर पाएगा। जो भी करेगा उसी विद इन रेंज में करेगा, उसमें थोड़ा ब्रशअप कर सकता है लेकिन बहुत उसके पार नहीं जा सकता। तो जैसे पर्सन की कॉग्निटिव एबिलिटीज होंगी यानी मेंटल स्किल्स होंगे, वैसा ही वो काम करेगा, वैसा ही वो अपनी प्रॉब्लम में कंट्रीब्यूट करेगा। उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स, ये हो गए दूसरा एस्पेक्ट। एक हमने कॉग्निटिव एबिलिटी की बात करी, दूसरे हो गए उसके पर्सनालिटी के ट्रेट्स, यानी कितना ओपन माइंडेड है, कितना रिस्पॉन्सिबल है, कितना इमोशनली स्ट्रांग है, कैसे प्रॉब्लम को डील करता है, ये सब चीजें इसके अंदर आएंगी। उसी पर्सन के पास पहले से क्या एक्सपीरियंसेस हैं, जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंसेस होंगे वो पर्सन जो है वो उतना अच्छे से चीजों को करेगा। नॉलेज भी आप इसमें एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, यानी कि जितनी अच्छी उसको नॉलेज होगी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड उतना अच्छा वो, मैंने नॉलेज वाले पॉइंट को भी मेंशन किया था तो इसको भी जरूर आप मेंशन कर लीजिएगा, है ना। हालांकि नॉलेज जो है वो हमारे कॉन्टेक्चुअल में भी आ सकती है, पर हम ये नॉलेज का होना एक ह्यूमन बीइंग के पास ही तो होगी, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको जोड़ सकते हैं। मेटाकॉग्निशन मीन्स बीइंग अवेयर ऑफ योर ओन थिंकिंग। पीपल हु मॉनिटर एंड मैनेज हाउ दे थिंक, उनको ये लगता है कि मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ या मैंने इतना सोचा ये इसके लिए ठीक है, मतलब अपनी थिंकिंग के लेवल को मैनेज कर पाना। मेटाकॉग्निशन अगर उनके अंदर हाई है तो वो उस हिसाब से मैनेज करेंगे। उनका मोटिवेशन लेवल कैसा है, इमोशनली वो कैसे हैं, काम है। कोई पर्सन बहुत एग्रेसिव हो जाता है तो वो प्रॉब्लम तो बाद में होगी, वो खुद एक प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे अपना मोटिवेशन का लेवल कैसा है, इमोशनल लेवल पर वो पर्सन कैसा है, इसमें भी डिपेंड करेगा। नॉलेज भी हम इसमें रख सकते हैं, क्योंकि नॉलेज जो द अमाउंट ऑफ नॉलेज अ पर्सन होल्ड्स, ऐसे भी आप रख सकते हैं, तो वो नॉलेज उसका एक कॉम्पोनेंट हो जाएगा। अदरवाइज कॉन्टेक्चुअल फैक्टर में भी हो सकता है। एनवायरमेंट, द प्लेस एंड सेटिंग इन विच वन सॉल्व्स अ प्रॉब्लम मैटर। अगर कोई रिसोर्सफुल एनवायरनमेंट है तो वहां पे पर्सन की प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व हो पाएगी। रिसोर्सफुल एनवायरनमेंट भी आप हेडिंग में डाल सकते हैं अगर आपको ध्यान में ना रहे, या फिर एनवायरनमेंट भी चलेगा। तो ये कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में चीजें हो रही हैं। कल्चरल इन्फ्लुएंसेस क्या है, कुछ कल्चर ही इस तरीके से बिल्ड होते हैं कि वो बात उन्हें प्रॉब्लम नहीं लगती, दूसरे को प्रॉब्लम लगती है, तो उन्हें लगता है ये तो नॉर्मल है, दूसरे को लगता है ये तो नॉर्मल है। तो यानी कि किस कल्चरल इन्फ्लुएंसेस के अंदर आप उन चीजों को सॉल्व कर रहे हैं वो मैटर करेगा। सोशल सपोर्ट आपको कैसी मिल रही है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ये भी एक कॉन्टेक्चुअल फैक्टर है। यानी कि अगर आपको अपने दोस्तों से, कलीग से किसी चीज को सॉल्व करने में हेल्प मिलती है तो वो एक इसका फैक्टर हो जाता है, ये भी अफेक्ट करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड को। उसके बाद आते हैं प्रोसीजरल फैक्टर, यानी कि अब हमने प्रॉब्लम के प्रोसेस में, प्रोसीजरल का मतलब हो गया प्रोसेस में किन फैक्टर्स का यूज होता है जो अपना रोल प्ले करते हैं। यानी कि प्रॉब्लम डिफाइन कैसे हुई है, इल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, प्रॉब्लम का अपना नेचर कैसा है, ये सब कुछ इसकी प्रॉब्लम की डेफिनेशन में आ जाएंगे। अगर प्रॉब्लम मिसअंडरस्टूड हो रही है तो सोल्यूशन गलत हो सकता है। वही इल डिफाइंड वेल डिफाइंड की बात है यहाँ पे, कि जितना अच्छे से प्रॉब्लम डिफाइंड होगी। हमने स्ट्रैटेजी क्या यूज की है, स्ट्रैटेजी हमने क्या यूज करी है, कौन सा मेथड है जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करें, हमने सही मेथड लगाया है या कुछ भी लगा दिया है, ये भी डिपेंड करेगा। कितनी फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी है, यानी कि जब हम अपने एक पाथ पे चलते हैं और हमें लगता है कि नहीं ये सोल्यूशन इस पर फिट हो नहीं रहा है, हमें यहाँ से चेंज करना पड़ेगा, तो क्या वो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे अंदर है या उस प्रॉब्लम में है, इतना स्कोप है उस मेथड में कि हमने उस मेथड को तो अप्लाई कर दिया मगर आगे जाके नहीं भाई, अब तो दरवाजा बंद, अब तो इसी को ही तोड़ के जाना है तो जाना है, नहीं तो आप बैक नहीं हो सकते। तो ये सब भी देखना पड़ता है कि उस प्रॉब्लम के खुद में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी है, ये इसका एक पार्ट हो गया। कॉग्निटिव बायसेस भी हो सकते हैं। कंफर्मेशन बायस, यानी कि ऐसे ही एविडेंस की तरफ देखना जो प्रॉब्लम में हमें लगता है कि नहीं यही इसको सपोर्ट करता है, हम उसका ऑपोजिट होने के बाद भी उसमें बिलीव ना करें, तो वो पुअर डिसीजंस की तरफ हमें लेके जाएगा। फंक्शनल फिक्सनेस, ये एक टॉपिक है अलग से भी, सोशल साइकोलॉजी में भी पूछा जाता है कि सीइंग थिंग्स इन ओनली वन वे एंड नॉट थिंकिंग क्रिएटिवली,
कैन स्टॉप पीपल फ्रॉम फाइंडिंग स्मार्ट सोल्यूशन। किसी एक प्रॉब्लम के एक ही एस्पेक्ट पे चिपक जाना, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना उसकी फंक्शनिंग पे फिक्स्ड हो जाना, बस ये है तो यही है और हो नहीं सकता। जब हम ऐसी चीजें करने लगते हैं तो हम अपने दिमाग से एक बायसनेस क्रिएट कर रहे होते हैं और प्रॉब्लम में आ जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस होना, यानी अपने बारे में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना कि हम जो कर रहे हैं वही सही है, बाकी तो कुछ बेकार है सब कुछ, तो वो भी गलत हो जाता है। टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो प्रॉब्लम जो है उसका नेचर कैसा है और टाइम हम पर कितना है, इस पे भी डिपेंड करेगा। तो ये कुछ थे फैक्टर्स जिनके बारे में हमने बात की। आप चाहें तो लास्ट 3 फैक्टर्स को ऊपर के में मर्ज भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा मैंने 3 पार्ट में शुरू में बताए थे, लेकिन हमने उनको उन्हीं में से निकाल के और 2 पॉइंटर्स में ऐड कर दिया, फिर फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी मैनेज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। वैसे आइडियली मेरा प्लान था इसको आज के वीडियो में ही कवर करने का, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मुझे लगता है कि नेक्स्ट टॉपिक में हम इसे कवर कर लेंगे, बचे हुए जो हमारा पार्ट है। और हाँ, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो 10th वीडियो है, मतलब इस सीरीज का लास्ट वीडियो है। आपका MPC 001 उसी के साथ में कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं मिलूंगी आपसे लास्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।